नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 4% बढ़कर $1888 होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP काफी अब कम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। IMF ने यह अनुमान लगाया है। पिछले 4 वर्षों में ये सबसे कम होने वाली है। IMF के अनुमान के मुताबिक इस साल भारत की GDP में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत के लिए IMF का ये अनुमान जून में किए गए अनुमान से बहुत नीचे है, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से उभरते बाजारों में सबसे बड़ा संकुचन देखने को मिल सकता है। मंगलवार को यह रिपोर्ट जारी की गई है देर शाम को, और इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की GDP का यह आंकड़ा मौजूदा कीमतों पर आधारित है। जून में IMF के पिछले पूर्वानुमान में यह कहा गया था कि उत्पादन जो है वो 4.5% तक कम हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को पूरी तरह से तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 4% से बढ़कर $1188 होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP लगभग 10% घटकर $1877 रहने की उम्मीद है। तो ये बड़ी जानकारी जो है IMF की तरफ से दी गई है, पूर्वानुमान ये जताया गया है। हम आपको बता दें कि IMF ने मंगलवार को देर शाम अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस साल GDP काफी कम होने वाली है। भारत की GDP की जो दर है वो काफी ज्यादा गिर सकती है। हालांकि राहत की बात अगर माने तो ये है कि IMF ने यह भी कहा कि 2021 में चीन को भारत पछाड़ देगा अर्थव्यवस्था के मामले में। ये रिपोर्ट मंगलवार देर शाम IMF की तरफ से जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब बांग्लादेश GDP के मामले में हमारे देश से आगे निकलने वाला है। कंज्यूमर एक्सपर्ट उदय कपाड़िया जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तमाम इस मसले पर चर्चा के लिए। उदय कपाड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। नमस्ते पल्लवी जी। सर, IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है मंगलवार देर शाम, उसके मुताबिक बांग्लादेश GDP के मामले में हमसे आगे निकलने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल हमारे देश की जो GDP है वो काफी ज्यादा गिरने वाली है। देखिए, उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज अ पोस्ट कोरोना इफेक्ट होती है, वो उसने हमारे GDP को बहुत बैडली हिट किया है। और कुछ हद तक उसके लिए हमारी जो सरकार की जो कुछ एक नीतियां है वो भी थोड़ी सी मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि अगर हमारे GDP को ग्रोथ में लाना है, अगर GDP को स्पीड अप करना है, अगर बाकी देशों के साथ हमको कॉम्पीट करना है, तो हमको हमारे यहाँ पे रोजगार खड़ा करना चाहिए, और ये GDP की ग्रोथ के लिए हमारी इंडस्ट्रीज को खड़ा करना बहुत ही जरूरी है, जो सब्जेक्टिवली हम कर नहीं पाए हैं। उसके लिए क्या एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस उसके पीछे, लेकिन मैं जिसको टारगेट मानता हूँ वो ये है कि भाई हमारी GDP के ग्रोथ के लिए हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ कराना बहुत ही जरूरी है, और वो बहुत मायने रखेगा कि लोगों को रोजगार मिले और हमारी इंडस्ट्रीज है वो उसमें ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, तो उदय जी, जिस तरह से वित्त मंत्रालय की तरफ से लंबा चौड़ा बजट जारी किया गया था कोरोना के काल में, 3 दिन तक प्रेस वार्ताएं चली थी, क्या उसका कोई भी फायदा इस समय देश को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? और लगातार वित्त मंत्रालय की तरफ से अलग अलग घोषणाएं की जाती हैं। अभी भी देख लीजिए, कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने 10,000 रुपए एडवांस सैलरी और तमाम जो घोषणाएं हैं वो की हैं। इसका कुछ तो फायदा मिल रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ फायदा, देखिए, मैं अगर मोटा अगर मैं एज ए कंज्यूमर एक्सपर्ट की दर पे देखूं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स के तौर पे देखूं, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा बेनिफिट किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिकली मुझे अब तक तो नहीं दिखाई दी है। और शायद यही रीजन है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है इज ग्रोइंग बेटर देन इंडिया। सो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है ना, कि हमारी इकोनॉमी है जिसकी GDP गिर रही है, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इज के बिकॉज हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हैं। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ।
बिल्कुल। और उदय जी, जो अनुमान जताया गया है आईएमए की रिपोर्ट में कि ठीक है इस साल तो जीडीपी गिर सकती है, लेकिन 2021 में भारत चीन को भी पछाड़ देगा। देखिए बड़ा अजीब है, अभी बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है, तो हम्म, 2021 में ऐसा हम्म। क्या होने वाला है कि हम चाइना को पछाड़ देंगे? नहीं, देखिए, एक बात मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं और मैं इस चीज के लिए मेरे देश के साथ बिल्कुल खड़ा हूं। हम्म। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली 2021 में इंडिया विल बी ऑन द वेरी पीक एंड वेरी टॉप। लेकिन लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ पे जीडीपी को ग्रो करने के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको हम एमएसएमई भी कहते हैं, उस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना बहुत ही जरूरी रहेगा। उनको बिल्कुल। किसी भी हाल में उनको प्रमोट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उनको कुछ एक रियायतें देनी पड़ेगी, उनको कुछ एक फ्रीडम में देनी पड़ेगी, कुछ एक चीज में उनको लिबरल पॉलिसीज उनके लिए लानी पड़ेगी। अगर ये नहीं लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 2021 नहीं, 2022, 23, 24 तक हम लोग चाइना को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर चाइना जैसी कंट्री को अगर हमको कम्पीट करना है तो हमको हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत सारी चीजों से उनको प्रमोट करना पड़ेगा। उनके लिए बहुत सारी स्कीमें, रियायतें, बहुत सारी फैसिलिटीज, ईज ऑफ बिजनेस जो है वो हमको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, क्या वो हेल्पफुल साबित हो सकता है? हो सकता है, अगर वो प्रॉपरली अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हर वो छोटे या बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो हर एक तक पहुंचता है तो डेफिनेटली वो कारगर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये रिपोर्ट जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप कोई बड़ी हिट फिल्म थिएटर में ना देख पाए हैं तो अब मौका है। 15 अक्टूबर से जब सिनेमा हॉल खुलेंगे, पहले हफ्ते में इक्का दुक्का फिल्में ही रिलीज हो रही हैं। फिलहाल शोज की टाइमिंग और सिटिंग अरेंजमेंट को फाइनल करने का काम जारी है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और सुरक्षित तरीके से पॉपकॉर्न कोला मुहैया कराने की भी कोशिशें की जा रही है। स्टाफ की सेफ्टी को भी देखा जा रहा है, सेफ्टी किट्स भी मुहैया करानी रहेंगी। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने टिकट के दाम भी घटा दिए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इतने समय तक बंद रहने के बाद सिनेमा हॉल जब खुलेंगे तो मालिकों का फोकस बिजनेस पर नहीं होगा, उनकी कोशिश ग्राहकों का भरोसा जीतने की होगी। थिएटर मालिकों का सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि टिकट के सही दाम तय किए जाएं। कई मल्टीप्लेक्स चेन ने दर्शकों को डिस्काउंट ऑफर भी दिया है। पीवीआर सिनेमाज ने क्रिस्टो पर भी काफ़ी जो ऐसे डिस्काउंट है वो इस समय जारी किए हैं। और राहत की बात यह है कि 15 तारीख से अब सिनेमा हॉल खुलेंगे। इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की थी अनलॉक 5.0 की, उसके अंदर ये प्रावधान था कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो सिनेमा हॉल को खोल सकती हैं। और इसी कड़ी में कई ऐसे राज्य हैं जहां कल से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पीवीआर खुलने जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए तमाम कोशिशें पहले से ही शुरू कर दी गई थी कि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ ना पाए। इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं हर सिनेमा हॉल में की जा रही हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में जो सिनेमा हॉल के प्रबंधक हैं उनके लिए भी खासी दिक्कतें होने वाली हैं कि किस तरह से संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, लोग परेशान ना हो, और किस तरह से तमाम जो नियम है उनका भी ध्यान रखा जाए। ये बड़ी मुश्किल इस समय सिनेमा हॉल के प्रबंधकों को होने वाली है। हालांकि कोशिशें शुरू कर दी गई थी, जैसे ही गाइडलाइन जारी हुई थी उसके बाद से ही तमाम प्रयास किए जा रहे थे। और अब चूंकि कल 15 अक्टूबर है, कल से ही सिनेमा हॉल कई राज्यों में खुलने वाले हैं। ऐसे में कोशिशों को अंतिम रूप पूरी तरह से दिया जा चुका है। देखना रहेगा कि कल किस तरह से माहौल नजर आता है। हालांकि अभी इक्का दुक्का लोग ही वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ काफ़ी भीड़ सिनेमा हॉल में नजर आएगी। तो ऐसे में जो सिनेमा हॉल के प्रबंधक हैं, जो मालिक हैं, उनका फोकस भी इसी बात पर है कि ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। कहीं ऐसे जो सिनेमा हॉल के मालिक भी हैं जिन्होंने अपने दाम घटा दिए हैं टिकट के, तो इस तरह से ऑफर भी दिए जा रहे हैं लुभाने के लिए, क्योंकि कोरोना का काल है और लोग वैसे ही काफ़ी डरे हुए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में ये पूरी कोशिश रहेगी सिनेमा हॉल के प्रबंधकों की, लोगों को विश्वास में लिया जाए कि किसी तरह से कोई संक्रमण नहीं बढ़ेगा। सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा गया है। जो सिनेमा हॉल का स्टाफ होगा उनकी सुरक्षा को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। उन्हें
किट्स भी उपलब्ध कराई गई हैं, सेफ्टी किट्स उपलब्ध कराई गई हैं ताकि उन्हें किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, संक्रमण के दायरे से वो दूर रहें। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी चाहूंगी आपसे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। राजस्थान सरकार की इस ओर क्या कुछ तैयारियां नजर आई? बिल्कुल पल्लवी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किए हैं 15 कल से पूरे देश भर में और पूरे देश भर में सिनेमा हॉल्स मॉल्स जो भी हैं वो खुल सकेंगे। ऐसे में जो WHO की गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना होगा। सिनेमा थिएटर जो मालिक हैं उनको साफ निर्देशित कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान में की बात करें, राजस्थान में जो थिएटर मालिक हैं और जो समूह है सिनेमा हॉलों का, उनके मालिकों ने अभी मना कर दिया है कि हाँ अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा तो कोई बाउंडेशन नहीं है और सरकार ने अलाउ भी कर दिया है कि सिनेमा खोल सकते हैं। वहीं सिनेमा घर के मालिक हैं उनका साफ कहना है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा कि एक सीट छोड़ के एक सीट में बिठाए जाएंगे, जो भी मूवी देखने आएंगे और सिनेमा में गिराए जाएंगे। वहीं पे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, कैंटीन है, इंटरवल के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको मद्देनजर उनके यहाँ पे बचत होना नामुमकिन है। लेकिन कुछ सिनेमा थिएटर मालिक हैं जो खोल भी रहे हैं और पूरी पूरी WHO जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी सरकार के निर्देशों के अनुसार वो फॉलो करेंगे। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। पल्लवी, अगर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो संदीप, क्या लग रहा है, क्या वाकई में अभी जरूरी है कि मल्टीप्लेक्स PVR सिनेमाज को अभी खोला जाए? देखिए पल्लवी, ये कहना तो अभी उचित नहीं होगा कि ये खोले जाए कि नहीं खोले जाए, लेकिन इतना जरूर है कि आज की स्थिति है कि पब्लिक पैनिक हो चुकी है और पूरी तरह इरिटेशन में आ चुकी है। लगातार कोरोना का चला हुआ है, अनलॉक हो भी रहे हैं, लेकिन थिएटर एक एंजॉयमेंट है और आज की पब्लिक की बात करें तो लगातार सोच रही है कि कैसे भी खुले, और अगर खुलते हैं तो पल्लवी सबसे बड़ी सावधानी ही है कि जो थिएटर मालिक जो हैं वो लगातार सावधानी बरते, समय समय में सैनिटाइजर करें। और एक नियम जो सरकार द्वारा विशेष रूप से सतर्कता बरतने के लिए दिया गया है वो ये है कि हर एक शो के बाद पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, पॉपकॉर्न खुला नहीं बिकेगा, कोको कोला जो पेय पदार्थ हैं या जूस वगैरह की जो स्टॉलें हैं वो केवल पैक्ड ही होगी और खुले में कुछ नहीं होगा। इंटरवल के समय में जो वॉशरूम है वहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऑनलाइन और अग्रिम बुकिंग ही होगी, लेकिन हालांकि अभी तक कोई निर्णय साफ नहीं हुआ है कि सिनेमा हॉल खुलेंगे, क्योंकि थिएटर के जो मालिक हैं उनका समूह जो बना रखा है, ग्रुप बना रखा है राजस्थान में, उनका साफ साफ मना है कि अभी हम खोलने के लिए उचित नहीं है और खोलने के लिए योग्य नहीं है। पल्लवी, बिल्कुल, और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे, मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए पल्लवी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगातार जो है दबाव आ रहा था, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट के साथ आज करीब 5 घंटे की मीटिंग में ये फैसला लिया कि अनलॉक 5 के तहत जो है मल्टीप्लेक्सेस को जो है खोल दिया जाएगा, लेकिन शर्त रखी जाएगी कि 50% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखा जाएगा, किस तरह से लोग आते हैं, और वहीं तमाम जो कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल बनाया गया है उनका जो है कहीं कहीं मेंटेन करना, उनको जो देख रेख करना बेहद जरूरी होगा। उसको लेकर जो है मल्टीप्लेक्सेस का जो मैनेजर है, जो उनको चलाने वाले, उनको भी एहतियातन इस तरह की सूचना दे दी गई है कि किस तरह से मल्टीप्लेक्सेस को चलाना है, लेकिन एहतियातन कोरोना को देखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ लेना होगा। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं और इसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। किसान विधेयकों को लेकर सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरी तरह से आसार नजर आ रहे हैं और इस दौरान एक विशेष प्रस्ताव पास हो सकता है। पंजाब में कानून लागू न करने को लेकर सरकार कोई विशेष प्रस्ताव पास कर सकती है। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। हम जानकारी दे रहे हैं आपको। कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है। पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को इस विशेष सत्र को बुलाया है और ये जानकारी मिल रही है कि सत्र जो है हंगामेदार हो सकता है और इस सत्र में कोई विशेष प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है जिसमें पंजाब में कानून लागू करने को लेकर कोई ना कोई प्रस्ताव है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अहम जानकारी, बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। पंजाब से किसान कानूनों को लेकर सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। हम आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी ये दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार कोई विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है और अंततः अब सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है और ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब में कानून लागू न करने को लेकर सरकार कोई विशेष प्रस्ताव ला सकती है और ये प्रस्ताव पास भी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंजाब से। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार ने एक विशेष सत्र का आह्वान किया है। पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को यह विशेष सत्र बुलाया है। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इस दौरान कोई विशेष प्रस्ताव भी पास हो सकता है जिसमें ये रहेगा कि पंजाब में ये नए कृषि कानून लागू ना हो। जानकारी हम आपको यहाँ ये भी दे दें कि आज दिल्ली में किसान संगठनों की जो प्रतिनिधि थे उनकी मीटिंग भी हुई, लेकिन केंद्र से ये मीटिंग हुई लेकिन जो बातचीत है वो बेनतीजा रही और पंजाब में लगातार इस कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी ही है। ऐसे में ये बड़ी खबर है और अहम खबर है। किसानों के लिए भी ये अहम खबर है कि एक विशेष सत्र पंजाब सरकार बुला रही है और इस सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि राज्य में ये नए कृषि कानून लागू ना हो। पंजाब सरकार के पॉलिटिकल सेक्रेटरी का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਇਸ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਮਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ? ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਲੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੰਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ और वही तरीके और वही रेगुलेशन वही सुपरविजन। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह फैसला आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग अलग से SOP जारी करेगा। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। बैठक में 18 मामले सामने आए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई, जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास खरे इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई और खास तौर पर स्कूल खोले जाने को लेकर अहम फैसला लिया गया है बैठक में? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें उत्तराखंड में 1 नवंबर से एक स्कूल खोलने के लिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मोहर लगी है। बात की जाए तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षा ही चलाए जाने पर सहमति हुई है। बात की जाए तो उत्तराखंड कैबिनेट में आज 18 से 17 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जबकि एक प्रस्ताव में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कोसी ने बताया कि हिमाचल गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है। अब इसे अटल बिहारी वाजपेयी हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में मदिरा का व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण पर पारदर्शिता के ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के तहत काम होगा। मदिरा बिक्री के लिए लगने वाली होलोग्राम की आपूर्ति के लिए
BIL कंपनी से 3 वर्ष का अनुबंधन किया गया है। पल्लवी। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला यही है कि 1 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे जो हैं स्कूलों में आ पाएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त ये बड़ी खबर पंजाब से ANP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की अहम खबर ANP न्यूज पर। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% अब आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार का अहम फैसला। सीएम कैप्टन ने ट्वीट करके इस फैसले के बारे में जानकारी साझा की। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सीएम कैप्टन ने ट्वीट करके ये जानकारी खुद साझा की है। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से संघर्ष का ऐलान किया है। मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया था और 14 महीने के बाद उन्हें मंगलवार रात को रिहा किया गया। हालांकि इतने लंबे समय तक नजरबंद रहने के बावजूद उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। रिहाई के तुरंत बाद ही महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष का ऐलान किया है। अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एक ऑडियो संदेश जारी कर धारा 370 हटाए जाने का
हटाए जाने को काला फैसला उन्होंने करार दिया और कहा कि कश्मीर को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि मैं आज 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद रिहा हुई हूं। इस दौरान 5 अगस्त 2019 को काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा। मुझे एहसास है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रही होगी। इनमें से कोई भी शख्स उस दिन की बेइज्जती को कतई नहीं भूल सकता। वहीं रिहा होने के बाद उन्होंने पहली बार अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और कई कार्यकर्ता भी इस दौरान उनके आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। जो इनका एक जो उनकी जो एक इलीगल एक डिटेंशन रही 14 महीने, उनको 14 महीने जो कैद में रखा गया और 5 अगस्त 2019 को जो एक गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी फैसला लिया गया था, उसके बाद जब जो इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और बड़ी खुशी है कि आज तकरीबन 14 महीने के बाद इन्हें रिहा किया जा रहा है। यहाँ पे जो पार्टी के जो लोग जो हैं वो आज उनसे मिलने आ रहे हैं। बड़ी तादाद में कुछ लोग अभी अंदर हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी गेट पे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आगे का जो लाहेअमल क्या होगा। तो वो पार्टी जो लीडरशिप है, पार्टी क़यादत जो है वो मिल। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के अहम किरदार रहे विकास दुबे को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार विकास दुबे से जुड़ी फाइलें कानपुर कलेक्ट्रेट से गायब हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि फाइलें विकास दुबे के आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी हुई है। खबरों की माने तो आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी करीब 200 फाइलें गायब हो चुकी हैं। हालांकि जिले के डीएम की ओर से इस मामले में कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करने का काम किया गया है। इधर पिछले दिनों खबर आई थी कि गैंगस्टर विकास दुबे मामले को लेकर कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। असलहा लाइसेंस स्वीकृत करने को लेकर कई एसपी समेत 13 सीओ और 15 थानेदारों को इस मामले में गाज गिर सकती है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असलहा लाइसेंस स्वीकृत में इनकी भूमिका की जांच होगी। इसके लिए सभी का डिटेल राजधानी लखनऊ भेजा जा रहा है, जहां कागजात की जांच होगी। अब जांच में इनकी सहभागिता मिलती है तो कार्रवाई होना तय है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यहां पर यह है कि कानपुर कलेक्ट्रेट से कई फाइलें गायब हो चुकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। विकास दुबे से जुड़ी 20 से ज्यादा फाइलें गायब हो चुकी हैं, ये जानकारी इस समय मिल रही है। कानपुर कलेक्ट्रेट से ये अहम फाइलें गायब हुई। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से विकास दुबे ने अपना आपराधिक साम्राज्य खड़ा किया था, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का विशेष योगदान रहा था। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कुछ लोगों के नाम ना सामने आ जाए, इसलिए अपनी कॉलर बचाने के लिए कलेक्ट्रेट से कुछ फाइलें गायब कराई गई हैं, जो खासा अहम थी, जिसमें ये जानकारी थी कि कहां कहां उसने कब्जा किया है, कितने आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन वो फाइलें कलेक्ट्रेट से गायब हो जाती है। कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है और कानपुर प्रशासन के कई ऐसे अधिकारी हैं जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे और अब अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि इस मामले में जांच करी जाएगी और जो भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन छोड़ा तो तब नहीं जाएगा जब वो पकड़ में आएगा, क्योंकि जो अहम सुराग वाली फाइलें थी वही कलेक्ट्रेट से गायब कर दी गई हैं। अब इसमें किसका अहम रोल है, इस बात की जांच चल रही है और जांच में क्या निकल करके सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जी, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है पुनीत की वाकई में अब इस मामले को लेकर भी जांच की भी जाएगी या नहीं। जिस तरह से ढिलाई इस पूरे मामले में शुरू से बढ़ती गई है, साजिशों की साजिशें यहाँ नजर आ रही है। अब इतनी ज्यादा फाइलों का गायब होना ये कोई आम बात नहीं है। लग नहीं रहा है कि वाकई में इस मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब जो भी अधिकारी हैं वो अपनी कॉलर बचाने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विकास दुबे के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी थी। एलआईयू रिपोर्ट क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी, क्या उसने जांच नहीं करी थी कि विकास दुबे के ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी उसको रिवॉल्वर इशू कर दी गई, रिवॉल्वर का लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। तमाम ऐसी फाइलें थी। कई जमीन उसने लोगों से जबरदस्ती लिखवाई थी। कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई थी, सीजीएम का शिकायत हुई थी और सीजीएम के यहाँ से लिखा पढ़ी भी हुई थी। कई बार उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन वो वारंट सिविल थाने पर आकर के मैनेज हो जाता था। तो सीधे तौर पर अब अधिकारी अपने आप को बचाने में लगे हैं और आपराधिक मुकदमे जो विकास दुबे के रहे हैं उन पे पर्दा डालने का काम चल रहा है। जिस तरीके से एनकाउंटर के बाद जांच करके एक बात कही गई थी कि जांच होगी, जो भी अधिकारी हैं वो सामने आएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता है। जांच केवल एक दिखावा है और एक दिन सभी को क्लीन चिट मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ नजर आ रहा है, कितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरे कांड में शामिल हो सकते हैं और उन पर अब गाज गिर सकती है असलहों के मामले में?
देखिए, जो निकटतम थाना था जहां पर विकास दुबे की पैठ चलती थी, वहां के कुछ पुलिसकर्मी जब विकास दुबे ने कांड किया उसके बाद सस्पेंड किए गए हैं, उन पर जांच चल रही है। लेकिन देखिए, जांच इससे पहले भी कई मामलों में चली है, लेकिन एसआईटी की जांच में महोबा में देखिए एक व्यापारी को एसपी धमकी देते हैं कि तुम्हें गोली मार देंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे। उसके बाद वो जब उसको गोली लग जाती है, वो मर जाता है, तो एसआईटी की जांच में उसको आत्महत्या साबित किया जाता है। इसीलिए एसआईटी की जांच पर हाथरस पे भी पीड़िता के परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे थे। जांच निकलती है क्योंकि जांच का जो दायरा होता है 2 साल 3 साल चलता है, और उसके बाद जब उनको सीधे तौर पर क्लीन चिट मिल जाती है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इसमें पुलिस की भूमिका पूर्णतः संदिग्ध रही है, क्योंकि विकास दुबे में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे को संरक्षण दिया था, अब सीधे तौर पर देखने वाली बात है कि पुलिस कितनी त्वरित कार्रवाई करती है और कैसे इन अधिकारियों को पकड़ा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने संरक्षण दिया था वो बराबर के दोषी हैं जितना कि विकास दोषी था। जी बिल्कुल पुनीत, आखिरी सवाल है आपसे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है योगी सरकार, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया है। वाकई में अब हकीकत क्या कह रही है? जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में कहीं भी नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार कर रही है, अपर्णा गुप्ता जो आईपीएस थी, संजीत यादव अपहरण और मर्डर केस हुआ था, आंखों के सामने से एक आईपीएस के सामने से पुलिस टीम के सामने से अपहरण करता 30 लाख रुपए का बैग लेकर के फरार हो गए थे। उसके बाद उसकी लाश मिली थी, कल वो बहाल कर दी गई है। तो इस तरीके का कैसा जीरो टॉलरेंस है? सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, जिनको निलंबित किया जा रहा है, उनको 2 महीने बाद तैनाती क्यों दी जा रही है? अगर इस तरीके की ढिलाई विकास दुबे के भी मामले में बरती गई तो जो लोग इसमें दोषी थे, जाहिर तौर पर उन पे किसी भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं करी जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी भी विवाद जारी है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों से बातचीत की पहल की गई। पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली में कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून पर मंथन हुआ, लेकिन केंद्र और किसान यूनियन के बीच की बातचीत बेनतीजा रही। मंत्रालय में बात करने के बाद किसान संगठन के प्रतिनिधि बाहर आए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के लोगों ने उन्हें सिर्फ बिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि विवादित विषयों को कानून से हटाया जाएगा या नहीं। कृषि मंत्रालय की ओर से संजय अग्रवाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया और संगठनों की बात सुनी। पंजाब से जो लोग किसान यूनियन की ओर से शामिल हुए, उनमें बलवीर सिंह, जगरूप सिंह के समेत कई कुल 7 लोग थे जो कि इस पूरी मीटिंग में शामिल रहे थे। आपको बता दें कि जब से कानून संसद में पास हुआ है, तभी से इन पर विवाद लगातार चला आ रहा है। नए कृषि कानूनों में मंडी से बाहर फसल बिक्री की खुली छूट, प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव लाए गए हैं। हालांकि कृषि संगठन और राजनीतिक दल इन कानूनों को किसान विरोधी करार दे रहे हैं। साथ ही किसानों की ओर से ये डर जताया गया है कि इस कानून से जो एमएसपी का सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि ये गलत है, एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात कह चुके हैं और विपक्ष की बातों में ना आने की भी अपील कर चुके हैं। और उसके बाद अग्रवाल जी से हमारे को जस्टिफाई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो एक ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं, जिसने कानून पास किए हैं वो ही इन कानूनों को रद्द कर सकता है। तो हमारी डिमांड है कि कानून रद्द किए जाए। इसलिए आज हमारे को चीट किया गया है। इसके विरोध में हम कल को मीटिंग करेंगे और जो एक्शन है, जो संघर्ष है, उसको और तेज करेंगे ताकि केंद्र सरकार की जड़ी नींद हराम हो। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, कृषि कानूनों को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आज जो बैठक बुलाई गई थी केंद्र की तरफ से, वो भी पूरी तरह से बेनतीजा रही। उल्टा किसान और भी ज्यादा अब तो आक्रोशित हो चुके हैं। क्या लग रहा है, कमी कहाँ रह जा रही है? क्या सरकार किसानों को मना नहीं पा रही? देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्या कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सरकार धीरे धीरे मुझे लगता है कि किसानों को वो कन्विंस कर पाने में उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये पहला ही दौर की मीटिंग थी और इसमें ढेर सारी टेक्निकल चीजें भी हैं। और फार्मर्स को भी ऐसा समझना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा है एज ए मैटर ऑफ स्टेटमेंट, ये एमएसपी का जो प्रोविजन है ये चलता रहेगा, इसको इससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो फार्मर्स को मानना चाहिए। बट पल्लवी, एक चीज हमें और आपको नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो राजनीति होती है फार्मर्स के सहारे ही होती है, बलबूते पे होती है।
तो हमारे जो लोग हैं इस देश में डेमोक्रेसी है, तो इतने फार्मर्स हैं, उनकी भी अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, उनकी भी अपनी लाइकिंग्स है। तो पॉलिटिकली तो अपना कंट्री एक डिवाइडेड कंट्री है, लोग एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फार्मर्स हो सकता है वो जो नॉन भारतीय जनता पार्टी के फार्मर्स माइंडेड फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हों, लेकिन मैं सरकार की इस बात से सहमत हूं कि किसान किसान है, चाहे वो उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो। और ये बातचीत का जो दौर शुरू हुआ है, ये दौर मुझे लगता है जारी रहना चाहिए पल्लवी। देखिए, ये दौर जारी कैसे रहेगा राजीव रंजन जी? पहले दौर की बातचीत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वहां पर ही कानूनों को ये जो प्रतियां थी वो किसानों ने फाड़ दी। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा वाकई में इतनी अच्छी है तो उन्हें भी अपना सेफ साइड लेकर चलना चाहिए। अगर एमएसपी की बात कानून में लिखवाने की बात कही जा रही है और सरकार की मंशा अच्छी है, तो 2 लाइन उसमें ऐड करने में सरकार को क्या बिगड़ रहा है? सरकार का क्यों कानून सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही? और दूसरी सबसे बड़ी बात, सब देख रहे थे, पूरा देश देख रहा था कि किसानों ने कितना ज्यादा हंगामा मचाया हुआ था, कितने परेशान थे किसान। और जब ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी तो वहां पर खुद कृषि मंत्री मौजूद नहीं थे। चलिए, कृषि मंत्री नहीं, कोई भी मंत्रिमंडल का कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। ये किस तरह की गंभीरता सरकार ले रही है? ये पल्लवी जी, ये देखिए, ये तो सरकार के तरफ से इस बात का सवाल मुझे लगता है कि आनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा पल्लवी, अभी जो हमारे देश में एमएसपी का प्रोविजन है, जो एमएसपी जो दिया जा रहा है, ये एमएसपी का प्रोविजन ये किसी एक्ट में नहीं है पल्लवी, ये किसी एक्ट का पार्ट नहीं है। ये एक आपका एग्रीकल्चर कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये दिया जाता है, 22 क्रॉप्स को दिया जाता है। एमएसपी आज की तारीख में भी किसी एक्ट का पार्ट नहीं है। अब सवाल ये है कि किसान का डिमांड है कि आप ये जो तीनों कानून पास किए हैं उसमें से किसी कानून में आप एमएसपी का प्रोविजन डाल दीजिए, जैसा कि आपने भी कहा। व्यक्तिगत रूप से मैं भी मानता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। ऐसा क्या एक अलग से एमएसपी बिल भी लाया जा सकता है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से हम चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका भी सोचने का, काम करने का तरीका पल्लवी अलग होता है। हाँ, मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ कि ये एक जो इशू है, इस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि फार्मर्स की मीटिंग जो हुई, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर को होना चाहिए था। हो सकता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी पल्लवी, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैबिनेट की आज मीटिंग भी हुई है दिल्ली में, तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां होंगे, तो उस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे। ये एक वजह हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज पल्लवी इतनी इंपॉर्टेंट इशू पे जब कैबिनेट मिनिस्टर्स पूरे राष्ट्र में यहाँ वहाँ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो फार्मर्स के साथ बैठ करके बातचीत करने में मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होता। और जो मुझे लगता है कि वजह जिस वजह से वो नहीं आ पाए होंगे, बिकॉज आज यूनियन कैबिनेट की भी मीटिंग हुई है और आपने भी खबर चलाया ही होगा, और ये उस मीटिंग की वजह से हो सकता है वो वहां रह गए होंगे पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।